आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पहलगाम वाक़ये को रूनुमा हुए आज 34वां दिन है, जबकि पाक भारत जंग को खत्म हुए आज 16वां दिन है। दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर में तीसरी तोसी की जा चुकी है। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान इत्तफाक हो चुका है कि मई के आखिर तक फौजें अपनी असल पोजीशन पर वापस ले जाई जाएंगी। नाज़रीन, इजराइल और ताइवान की वाज़ेह हमायत के अलावा कोई मुल्क भारत के बयानिए को बाय करने को तैयार नहीं है कि जिसके बाद वसूख से कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता 11 सालों में 88 ममालिक का दौरा करने के बावजूद इस वक्त आलमी मंजरनामे पर तन्हाई का शिकार हैं, कंप्लीट आइसोलेशन। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्किया में 2 दिन गुजारने के बाद आज ईरान पहुंचे। सादाबाद महल पहुंचने पर इरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। मैं ईरानी सदर डॉक्टर मसूद का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने चंद हफ्ते कबल मुझे फोन किया, खित्ते की सूरत हाल पर अपनी तशवीश और पाकिस्तान के अवाम के लिए अपने बरादराना जज्बात का इजहार किया। अभी वजीर आजम शहबाज शरीफ की इरानियन सुप्रीम लीडर खमनाई से भी मुलाकात हुई है कि जिसके बाद एक्स के ऊपर पैगाम दिया गया है, पाकिस्तान हैज अ स्पेशल प्लेस इन द इस्लामिक वर्ल्ड। ईरान एंड पाकिस्तान मस्ट हैव joint and effective activities to stop the crimes of the Zionist regime in Gaza। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के दौरे पर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ भारत को अमन की पेशकश कर रहे हैं। दूसरी जानिब मोदी के सर पर अभी भी खून सवार है। सफारती तन्हाई और अपोजिशन के सवालात का जवाब देने की बजाय मोदी ने आज उसी गुजरात में खड़े होकर पाकिस्तानियों को गोली की धमकी दे डाली है कि जिस गुजरात शहर में मुसलमानों के कत्लेआम के बाद उसे बुचर ऑफ गुजरात का लक़ब मिला था। 4 दिन कबल नरेंद्र मोदी ने जब पाकिस्तान को धमकी दी थी तो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक्स पर उनसे सवाल पूछा कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने क्यों खौलता है। नाजरीन, नरेंद्र मोदी एक ऐसी कौम को गोली की धमकी दे रहा है कि जिसने भारतीय हमलों को भी संजीदा नहीं लिया था। मोदी और मीम्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहा, मगर जहां भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा दुनिया में एक्सपोज हो रहा है, वहीं भारतीय सरकार के आला ओहदेदारों के बयानात में भी वाज़े तज़ाद खुलकर सामने आ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते भारत के वजीर खारजा जयशंकर का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर से कबल पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया था, मगर आज जयशंकर अपनी ही कही बात से मुकर गए हैं और ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि पाकिस्तान में मुतअद्दिद जगहों को निशाना बनाने के 30 मिनट बाद पाकिस्तान को बताया गया। इस मौक़िफ़ के बाद पूरे भारत के अंदर खून उबल रहा था, खून आंखों में उतर आया था कि पहले कैसे आगाह कर दिया और अब एक बार फिर इंडियन डिप्लोमैट्स की तरह इंडियन पॉलिटिशियंस भी यू टर्न ले रहे हैं। जयशंकर ने पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अमेरिका ने हमें बताया कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला करने वाला है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात के दिन जयशंकर से जब एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि पाक भारत जंग के दौरान अमेरिका कहां था, अमेरिका की जानिब से कोई पैगाम आया, तो उनका जवाब मुलाहिजा कर लीजिए। बदलते मौक़िफ़ सफारती तन्हाई के दरमियान मोदी ने अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। इसके एन बीच भारतीय मीडिया अपने ही एक्टिविस्ट, अपने ही सेलिब्रिटीज, अपने ही एक्टर्स की जान के पीछे पड़ गया है और ये सवाल उठा रहा है कि वो जो है सरकारी लाइन टो क्यों नहीं कर रहे, उनकी हुबुल वतनी पर सवाल उठा रहा है, उनके काम, उनके पेशे पर, उनकी आर्ट पे सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के तमाम बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। सो द फैशिस्ट रिजीम इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। जहां एक्टर्स से सवालात उठाए जा रहे हैं, आमिर खान समेत तंकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं हम देख रहे हैं कि भारत के मीडिया के और उनके अपने जर्नलिस्ट और एंकर्स के ऊपर भी केसेस बन रहे हैं। लेकिन जिन सवालात को उठाया जा रहा है उनके जवाब पूरे मुल्क में कोई नहीं दे रहा। आपको बताते चलें कि नाम ले लेकर पूछा जा रहा है, मोदी से पूछा जा रहा है कि मोदी पहलगाम में कत्ल होने वाले 26 लोगों के घर तक क्यों नहीं गए, भारत में किसी को क्यों नहीं मालूम कि दहशतगर्द कौन थे, कितने थे, कहां से आए थे, किसी को गफलत बरतने पर सजा कैसे नहीं दी गई, दी भी गई या नहीं। अभी तक भारतीय अवाम को मोदी की जानिब से यह भी नहीं बताया गया कि भारतीय फजाइया के
कितने जहाज गिरे हैं। यह भी नहीं बताया जा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार तकरीबन 8 बार टिल नाउ सीज फायर करवाने की बात नहीं, क्रेडिट ले चुके हैं, बार बार क्रेडिट ले रहे हैं। और इस हवाले से मोदी खामोश क्यों है? भारत पाकिस्तान जंग के बाद ये पहले से कहीं ज्यादा वाज़ेह हो चुका है नाजरीन कि हमें अपनी मुआशी ताकत पर भरपूर तवज्जो देनी है। अब हमने अस्करी मैदान में दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया, सफारती महाज पर भी आलमी सतह पर अपनी पोजीशन को मजबूत किया। अब अगला महाज मुईशत का है। फिलहाल पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन 400 अरब डॉलर के लगभग है, जबकि भारत की मुईशत 3.7 ट्रिलियन डॉलर से तजावुज कर चुकी है। पाकिस्तान में फीकस आमदनी तकरीबन 1824 डॉलर है, जबकि खित्ते के कई ममालिक इससे कहीं आगे निकल चुके हैं। हमारी बरामदात भी 30 अरब डॉलर से आगे नहीं बढ़ रही, जबकि सिर्फ बांग्लादेश की बरामदात 55 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी हैं। अगर हमने इस वक्त मुईशत पर तवज्जो ना दी तो अस्करी और सफारती फतूहात भी वक्ती साबित हो सकती हैं। हमें अब एक इक्तिसादी जंग जीतनी है। रोजगार, सरमायाकारी, बरामदात और टेक्नोलॉजी के शोबों में एक मजबूत मुईशत ही हमें हकीकी खुद मुख्तारी और इलाकाई क़यादत दे सकती है। दिफाई बजट में मुतवक्के इजाफे, तनख्वाहदार तबके पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डालने और अरबों रुपए का इजाफी टैक्स वसूल करने के बाद वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है और इसी के पेश नजर आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम कर रहे हैं। अगर हमने ट्रांसपेरेंसी लानी है, अगर वी आर गोइंग टू स्टॉप द थेफ्ट, लीकेज, करप्शन, द ओनली वे टू डू इट इज बाय रिड्यूसिंग द ह्यूमन इंटरवेंशन इन एवरीथिंग दैट वी डू in FBR. And of course the process is very important, which we are trying to do, especially in terms of simplifying the returns and the tax forms of the salaried class. इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने दिफाई बजट में इजाफे से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए बताया है कि सिविल और मिलिट्री तनख्वाहों के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अफवाज पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की जाएगी। ये सिर्फ फौज की नहीं बल्कि पाकिस्तान की जरूरत है। और गो के बजट खसारा अब भी एक संगीन मसला है, जिसके हल के लिए ठोस इकदाम अभी भी करना नागुज़ीर हैं। लेकिन पाकिस्तान की मुईशत ने गुज़िश्ता 18 माह के शदीद बुरान के बाद अब एक स्टेबिलिटी दिखाना शुरू कर दी है। IMF की हदायत के मुताबिक कई अहम मुआशी इस्लाहात पर अमल भी जारी है और आने वाला बजट ना सिर्फ तरक्की का रोड मैप देगा, हमारी प्रायोरिटीज को अयां करेगा, बल्कि सनतों, अवाम और कारोबार और बिजनेसेस को जरूरी मदद भी फराम करने के हवाले से वजाहत दी जाएगी, रोशनी डलेगी। वजीर खजाना के बयान की अहमियत, पाक भारत कशीदगी, IMF की जानिब से मुल्की मुईशत में बेहतरी के तरफ और भारत की तरफ से कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिशों के तनाजुर में अहमियत इख्तियार कर जाता है। 3 दिन कबल IMF डायरेक्टर जोली कोजैक ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह कहा था कि पाकिस्तान ने तमाम टारगेट्स पूरे कर लिए थे, कुछ रिफॉर्म्स पर पेशरफ भी जारी है और इसी वजह से बोर्ड ने प्रोग्राम की मंजूरी दी। ताहम इस्लामाबाद के लिए ये कर्ज प्रोग्राम सिर्फ गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के इस्तेहकाम के लिए है और इसका बजट फाइनेंसिंग से कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, अब एक जानिब IMF एहदाफ पूरे करने और इस्लाहात से मुतल्लिक मुस्बत मौक़िफ़ अपना रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल के बजट एहदाफ पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय ताहाल नहीं हो सका, कि जिसके बाद IMF ने मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान करते हुए ये बताया है कि आज आइंदा बजट पे मुशावरत के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात में पेट्रोलियम सेक्टर की जानिब से गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्ज को खत्म करने से मुतल्लिक प्लान IMF के सामने रखा गया, जिसके बाद IMF वफ्द ने गैस शोबे की कंपनियों का डेटा, 5 साला कारकर्दगी और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। 2 दिन कबल IMF की जानिब से एलामिये में बताया गया था कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकराती अमल 19 मई को शुरू हुआ और हालिया मुआशी सूरत हाल, कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद और आइंदा बजट पर मुज़ाकरात हुए। नाज़रीन, प्राइमरी सरप्लस GDP के 1.6% तक ले जाने पर इत्तफाक हुआ, जबकि पाकिस्तानी हुक्काम ने टैक्स नेट बढ़ाने, महसूलात में इजाफे, इखराजात को तरजीही बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने के साथ साथ तवानाई शोबे में रिफॉर्म्स पर मुज़ाकरात के अलावा बिजली की पैदावारी लागत कम करने पर भी जोर दिया है। एलामिया में यह मजीद बताया गया है कि पायदार तरक्की और यकसां कारोबारी मौक़े की बेहतरी के लिए इस्लाहात पर गौर और महंगाई पर काबू पाने, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने और महंगाई को 5 से 7% की सतह पर बरकरार रखने पर जोर दिया गया है।
बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तफाक राय ना होने के पेश नजर हुकूमत ने IMF के सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस रख दी हैं कि जिनमें तनख्वाहदार तबके, रियल एस्टेट समेत दीगर शोबों में टैक्स रियायतें मांगी गई हैं। लेकिन अभी तक IMF ने इस हवाले से इन रियायतों के ऊपर कोई भी जवाब या हतमी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अलबत्ता IMF मुज़ाकरात से कबल तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की स्लैब्स में कमी पर एतराज जरूर उठाया गया है। इसी तरह IMF ये भी चाहता है कि फर्टिलाइजर्स पर ड्यूटी को 5 से बढ़ाकर 10% कर दिया जाए और पेस्टिसाइड्स पर भी टैक्स की शरह 5% की जाए। अब आलमी मालियाती इदारे ने सूबों के अखराजात को कम करने और सूबों की आमदन बढ़ाने पर जोर देते हुए ज़राई इनकम टैक्स वसूली के लिए तमाम इकदाम लेने का मुतालबा कर दिया है। ज़राई इनकम टैक्स बढ़ाने और सूबों के एक्सपेंसेस और अखराजात कम करने के इन मुतालबात के दरमियान नाजरीन मुल्क की मईशत के बुनियादी इशारे कभी कभार मिली जुली तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत $400 अरब से तजावुज कर चुकी है, मगर साथ ही FBR टैक्स एहदाफ हासिल करने में मुसलसल नाकाम हो रहा है। इस वक्त FBR को 833 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। FBR को पहले 10 माह के दौरान 12,334 अरब रुपए के टैक्स हदफ को हासिल करना है कि जो यकीनन अभी बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि मुतवस्सित आमदन वाला तबका एसोसिएशन ऑफ पर्सन से 200% और बिजनेस सेक्टर से 3 गुना ज्यादा टैक्स दे रहा है। हालांकि IMF पाकिस्तान की तरफ से गुज़िश्ता 2 साल में टैक्स रेवेन्यू 2 गुना बढ़ाने का एतराफ भी कर चुका है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 सालों में सेल्स टैक्स की शरह 12 से बढ़ाकर 18% की जा चुकी है कि जिसकी वजह से रेवेन्यू 9.6 खरब से बढ़कर 18 खरब हो गया है। लेकिन रेवेन्यू बढ़ा तो है, हुकूमती अखराजात में बड़ी वाज़ेह नुमाया कमी नहीं दिखाई दे रही और यही वजह है कि हुकूमत और IMF के दरमियान बजट पर इत्तफाक राय नहीं हो सका एज ऑफ नाउ। और एक ऐसी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट तरतीब दे रही है। कर्ज की बुनियाद पर तरतीब दिए जाने वाले इस बजट से कबल ही हुकूमत ने कमर्शियल बैंकों से कर्ज हासिल करना शुरू कर दिया है। रवा माली साल की पहली शुशमाही के दौरान 1,500 अरब रुपए कर्ज वापस करने के बाद हुकूमत ने माली साल की दूसरी शुशमाही के दौरान कर्ज में नुमाया इजाफा कर दिया है, जो मई के अवाइल तक 2,700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। तजारती खसारा $24 अरब है, मगर इसमें अभी मजीद इजाफा होना बाकी है। सो IMF की तरफ से आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक मुज़ाकराती अमल जारी रखने के ऐलान के बाद आइंदा माली साल के बजट अब जो है वो 2 जून की बजाय ईद के बाद यानी कि 10 जून को पेश किया जाएगा। बजट अनाउंसमेंट डिले के बाद आज स्टॉक मार्केट में 881 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। सरमायाकारों ने बजट ताखीर और IMF प्रोग्राम से मुतालिक क्लैरिटी ना होने पर मार्केट में बड़ी कमी का इजहार किया है और माहिरीन का यह भी ख्याल है कि जब तक IMF और हुकूमत के दरमियान डिस्कोज को सर्कुलर डेट की अदायगियों और बिजली की टैरिफ से मुतालिक इत्तफाक राय नहीं हो जाता, ये क्लैरिटी नहीं आती, ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। लेकिन अब मसला ये है कि IMF और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफ राय अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बजट टारगेट से मुतल्लिक अहम वजारतों के दरमियान भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। सहाफ़ी इरशाद अंसारी की खबर के मुताबिक चूंकि तरक्याती मंसूबों की अक्सरियत और जो मेजॉरिटी है वो महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर मुश्तमिल है, इस वजह से वजारत खजाना और वजारत मनसूबाबंदी में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, जिसके बाद सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का अहम तरीन इजलास सस्पेंड फॉर नाउ मुलतवी पोस्टपोन कर दिया गया है। स्टॉक मार्केट में मंदी जारी रहेगी। टैरिफ रैशनलाइजेशन और इजाफी बिजली को इस्तेमाल में लाने के लिए जहां एक जानिब हुकूमत ने 2000 मेगावाट बिजली बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर को देने का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ सनती और ज़रई सारिफीन को इजाफी बिजली के इस्तेमाल और खपत को फरोग देने के लिए सरप्लस पावर पैकेज मुतारिफ करवाने का फैसला भी कर लिया गया है। इस सरप्लस पावर पैकेज के तहत अगले 3 सालों में इजाफी बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिजली का फी यूनिट 9 सेंट में दिया जाएगा और इस वक्त पाकिस्तान की कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तकरीबन 45,000 मेगावाट है। गर्मियों में नाजरीन बिजली की ज्यादा से ज्यादा तलब 29,000 मेगावाट तक जाती है, यानी कि 15,000 मेगावाट सरप्लस बिजली इस वक्त पाकिस्तान पैदा तो कर सकता है, मगर इसकी तलब नहीं, डिमांड नहीं, और यही तलब ना होना सर्कुलर डेट और कैपेसिटी चार्जेस की मद में आप अदा करते हैं। अब तलब में
इसी कमी के बाद पाकिस्तान ने मजीद 6 LNG कार्गोज आलमी मार्केट में मुंतकिल कर दिए हैं और इसके बाद जहन में रखिए ये वाज़ेह रहे कि कुल मुंतकिल किए जाने वाले LNG कार्गोज की तादाद 11 हो चुकी है। सो दे वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट इशूज एट स्टेक हियर। बजट जो है उसके ऊपर अब फाइनल गुफ्तो शुनीद IMF के साथ हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं। ही सर्व्ड एज द एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा सर, पोस्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर हमने ये देखा है कि एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है, अस्करी और सफारती फतह के बाद हमें अब मुआशी जंग जीतनी है। बजट एहदाफ जो हैं वो सेट किए जा रहे हैं। मुकम्मल इत्तफाक राय IMF के साथ नहीं हो सका। हुकूमत ने IMF के सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस भी रख दिए हैं। इनके अंदर तनख्वाहदार तबके, रियल एस्टेट समेत दीगर जो शोबे हैं उनमें टैक्स रियायतें भी मांगी गई हैं और गो कि IMF ने इस हवाले से अभी तक कोई हतमी जवाब नहीं दिया डॉक्टर साहब। मगर ये ज़रूर बताइएगा कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की स्लैब्स में कमी पर एतराज़ कर रहा है IMF, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम फोकस करें कि जो हमारा एक स्क्यूड टैक्स स्ट्रक्चर है इसको हमें हॉरिजॉन्टल करना है। कितनी अशद जरूरत है इसकी? आई थिंक बहुत अपॉर्चुन टाइम है पाकिस्तान के लिए। एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है, सो उस तरह का प्रेशर नहीं है। दुनिया में इज्जत और वकार भी बढ़ गया है। सो यू नो इफ वी डू मोर फंडामेंटल वर्क, लाइक आपने सही कहा, हॉरिजॉन्टल इक्विटी जो है टैक्सेशन स्ट्रक्चर में लाना आई थिंक पहला जुज होना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि मैन्युफैक्चरिंग पर इस वक्त ओवरऑल 29+10 यानी कि सुपर टैक्स ऐड करूं 5-6% जो है टैक्स होता है। जो हम ये वेलफेयर का काउंट करते हैं तो 45% टैक्स है। सो इसको कम करना चाहिए। मुझे फाइनेंस की टेबल पर याद है हम 29% टैक्स को कहते थे कि बदतदरीज अगले 3 से 5 साल में 25 पे ले जाएंगे। सो देखिए हम तो बिल्कुल दूसरी तरफ चले गए। नंबर 1, एंड आई थिंक द फंड हैज टू अंडरस्टैंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से मूव करने के लिए ये एक बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इतना ज्यादा इस वक्त इन्फ्लेशनरी बाउट से आ रहे हैं तो महर जो आपकी रियल इनकम है, जो रियल टर्म्स में इनकम है, वो तो कमजोर हो गई है। लेट्स से कि आप 50,500 रुपया कमा रही थी, अब वो 50,500 तो वो बास्केट ही बाय नहीं कर रहा। तो मुझे जो लोएस्ट स्लैब है सैलरीड की जिस पे टैक्स नहीं होता उसको 75,000, 80,000 या इवन 1 लाख तक ले जाना चाहिए। That will be the real relief to the people of Pakistan. फिर जो लोअर इनकम स्लैब्स हैं उनमें 2-2.5% की कमी जो है वो भी करनी चाहिए, इसलिए कि मैं मिडिल ईस्ट में अपनी लेबर के साथ compete कर रहा हूँ ना। I don't want you to leave दुनिया and go and work there, but it creates an incentive. लोग सिर्फ इसलिए नहीं बाहर जाते कि नौकरियां नहीं मिलती, बट जिस टैक्स ब्रैकेट में हम पाकिस्तान को ले गए, and I really hope the fund would understand. इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि ताजिर दोस्त स्कीम से ऐसा नहीं हो सकता कि 35 लाख रुपए आए जबकि 50 अरब का टारगेट हो। तो इन्फोर्समेंट पे जोर देना है और जो री रैशनलाइजेशन होनी है। देखिए 500 अरब के कम से कम नए टैक्सेस आने हैं इस बजट में, ये याद रखिएगा। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट बिकॉज 12,300 अरब इस साल का हदफ है, अगले साल 14,100 अरब पे पहुंचना है। ये जो 18-1900 का गैप है कुछ तो ऑटोनमस ग्रोथ से आएगा, बाकी टैक्सेस से आएगा। सो वो टैक्सेस रियल एस्टेट, रिटेल, होलसेल पर ही जाने चाहिए और सूबों से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जिसमें इस दफा 200 अरब का तखमीना लगाया गया है। ओवरऑल तखमीना पाकिस्तान की रिसर्च के मुताबिक 700-800 अरब का है। अब ये है आपका टैक्स स्ट्रक्चर जो आपको ठीक करना है और कर लेना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत बड़ा रूम जो आपके पास है ना, वो है एक्सपेंडिचर साइड पे। मेहर, इफ यू विल गिव मी 1 मिनट, पाकिस्तान में एक्सपेंडिचर साइड का रिफॉर्म समझता ही कोई नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त आपने रखी है कि फिर आप कहते हैं हम 1367 बिलियन की सब्सिडी देंगे जो एक जनरल सब्सिडी रजीम है। वो बेस्ड किस पे है कि आप कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं। यार गेट आउट ऑफ दिस थिंकिंग। आपको इनकम सपोर्ट में कामयाबी हुई है 10 मिलियन हाउस होल्ड्स के पास 650 अरब ले जाने में। Go into subsidy regime which is income based, not कि महर बिजली कितनी इस्तेमाल करती हैं। Let महर decide कि बिजली पे खर्च करना है, बच्चों की तालीम पे खर्च करना है, दूध पे खर्च करना है। Don't force a tariff on her because वो 200 यूनिट इस्तेमाल करी हैं। मैं इसलिए आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ कि expenditure reform is extremely important and not understood.
अच्छा, अब आप आ जाइए सूबे जो हैं, हमने सूबों को सर कता कलामी 57.5% माफ एनएफसी। माजरत कता कलामी माफ मैं सूबों पे आ रही हूँ सर बिकॉज आलमी मालियाती इदारे ने हमें सूबों के जो एक्सपेंसेस हैं अखराजात को कम करने और साथ सूबों की आमदन बढ़ाने पर भी बड़ा सख्त जोर दिया है। दिस इज नॉट न्यू। अब ज़राई इनकम टैक्स वसूल करने के लिए तमाम जो इकदाम लेने का मुतालबा किया जा रहा है, मगर हम देख रहे हैं कि FBI टैक्स अहदाफ हासिल करने में मुसलसल फेल हो रहा है। अब इस वक्त भी FBR को तकरीबन 833 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। सो गुज़िश्ता 2 सालों में जो सेल्स टैक्स की शरह 12 से बढ़ाकर 18% की जा चुकी है, रेवेन्यू तो बढ़ा है जिस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं, मे बी गोइंग फॉरवर्ड रियल एस्टेट रिटेल होलसेल से आप कह रहे हैं टैक्स लिया जाए, लेकिन ये हुकूमती इखराजात पे ज्यादा रोशनी डाली है बिकॉज ये बहुत बड़ी और वाज़ेह कमी नहीं हमें इन एक्सपेंडिचर्स में दिखाई दी। So we'll go through the expenditure reform and then tackle all the other ones that you've asked. जी। So हमने पहले बात की कि सब्सिडी को किस तरह जनरल सब्सिडी से निकल के लेके जाना है इनकम बेस्ड सब्सिडी पे। नंबर 2, सूबों पे देखिए, हमने 57.5% सूबों को दिया एनएफसी में, पर हमने अभी भी 17 सब्जेक्ट फेडरल में रखे हुए हैं। ये सो उनको आप 17 डिवीजन समझें, डिपार्टमेंट समझें, ऑटोनमस बॉडी समझें, हेल्थ, एजुकेशन, ज़कात, उशर, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, पावर्टी। अब इस पे एक जो तहकीक है वो ये हमें बताती है कि हम जारी और पीएसडीपी में मिला के 300 से 600 अरब खर्च करते हैं। ये नीचे खत्म कर दीजिए। इसी तरह जो पीएसडीपी का रिफॉर्म है वो क्या है? देखिए, सड़कें जो पूरे मुल्क को कनेक्ट कर रही हैं वो पीएसडीपी से बन सकती हैं, पर वो सड़क जो किसी खास प्रोविंस में है वो एडीपी, एनुअल डेवलपमेंट फंड से, प्रोग्राम से बननी चाहिए सूबे के। क्यों? व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिवॉल्व एंड गिवन द प्रोविंसेस मनी। सो ये तीसरा रिफॉर्म है जो बड़ा क्लियर है। फिर अगर हुकूमत 43 डिवीजन से चलानी है, ये आपका फैसला है। अगेन, जिस तरह आपने जिक्र किया, आहिस्ता आहिस्ता इस चीज में से निकलिए। अब ये बड़ा ही क्लियर आपको 3 का एक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म मिल रहा है। अब एक चौथा रिफॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेट सर्विसिंग में बड़ी सेविंग आ रही है। 9,800 बजटेड थी डेट सर्विसिंग। अगले इस साल जो हम गुजार रहे हैं, अगले साल ये 8.5 पौने 9,000 के करीब आ गई है। बट दैट्स नॉट इनफ, राइट? आप अपने डेट की रीप्रोफाइलिंग, दैट्स द रियल वर्क। ये तो आपको आ गई है बिकॉज मैक्रो स्टेबिलिटी की वजह से 22 से 11% का आपका आ गया है क्या? पॉलिसी रेट। सो आप देखिए कि डेट में और क्या गुंजाइश है ऐसी जो कि आप बना सकते हैं। अगर आप मुल्क को एक्सपेंडिचर रिफॉर्म के थ्रू टारगेट करेंगे और सूबों को ये कहेंगे कि उनके पास सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, जीएसटी ऑन सर्विसेज, उनके पास ये सारी गाड़ियों की टैक्सेशन है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उनके पास है, और सबसे बढ़ के प्रॉपर्टी टैक्स उनके पास है। पॉश एरियाज ऑफ लाहौर, कराची, करोड़ों के घर होंगे, लाखों में भी नहीं प्रॉपर्टी टैक्स होगा। यू नो, इट इज टाइम टू रिव्यू दीज थिंग्स। एब्सोल्युटली सर, ये है स्पेशली वो जब एक अपने ट्रांसफॉर्मेशनल बजट इत्तेहादी का और खाका। और जो जमात हो फेडरल सूबे है में। उसने कॉन्सेंट्रेट किस चीज पे करना है? कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी उनको प्रॉपर करना चाहिए। हाँ। उनको रिटेल और होलसेल की जो एनफोर्समेंट के इश्यूज हैं, सेल्स टैक्स बढ़ा जरूर है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर द गैप इन कलेक्शन इज स्टिल ह्यूज। बिकॉज आपने पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन का सुना तो है, बट हम उसको करामत करके पूरे मुल्क में उसका जाल नहीं बिछा पाए हैं। सो इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म आप कर सकते हैं, विच इज मेकिंग पाकिस्तान गुड फॉर ग्रोथ। स्टेबलाइजेशन हो गई, अब आगे कैसे बढ़ना है? हम ग्रोथ। एक्सेलरेटर पे पाँव नहीं रख सकते जब तक कि हम मुल्क का इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क 13.8% है। चाइना 40% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी पे है। अब वो कैसे ठीक करना है? इसमें जो टैरिफ रिफॉर्म है, ये हमने कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी, फिर आरडीज, ये सब कुछ लगाया हुआ है। हुकूमत को कन्विंस कर रहे हैं कि हुकूमत इन चीजों से निकले और बतदरीज जो प्रोटेक्शनिस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उससे निकल के कंपेटिटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरफ मुल्क को लेकर जाए। गाड़ी बनाएं तो सिर्फ असेंबल ना करें बल्कि दुनिया में बेचने की सकत रखते हो। फोन बनाएं तो सिर्फ असेंबल ना करें, उसके पार्ट्स दुनिया में बेचने की सकत रखते हो। टेक्सटाइल को कंपेटिटिव करें, फूड एंड एग्रीकल्चर को कंपेटिटिव करें, पाकिस्तान की सर्जिकल गुड्स को कंपेटिटिव करें। अगर कंपेटिटिव इकोनॉमी बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जिसको कहते हैं ना हमारी सारी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जाएंगे तो दुनिया को बेच पाएंगे। ये है पाकिस्तान का बजटेड framework for the next 3 to 5 years. Can we really do all this? At least we should be able to see a view कि जी हम उस तरफ जा जरूर रहे हैं। अब इसको करने के लिए can we put together this budget? IMF तो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई आप अपना खसारा कम कर लें ब्रॉडली,
5.1% पे अपना खसारा ले आए, जो आज से 3 साल पहले 7.5-8% पे था। सो एक फिस्कल रिफॉर्म करना है, उससे क्या होता है, उससे आपका बैरूनी खसारा भी संभल जाता है। सो दैट डायरेक्शनली इज ऑल्सो राइट। फिर अगर कोई नई टैक्सेशन करनी है, उसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने एक्सपेंडिचर रिफॉर्म रखा है, बट नई टैक्सेशन जीएसटी की एग्जेम्पशंस उड़ाकर तो आप जरूर कर सकते हैं, पर यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि ओवरऑल जीएसटी का रेट नीचे कैसे आएगा, क्योंकि महंगाई में कमी का एक बड़ा आंसर जीएसटी एट 18% है। बिजली में ही फॉर एग्जांपल ले लीजिए, 18% अगर वहां पे जीएसटी है और बाकी चीजें भी आप देखिए जो उसमें लगी हुई हैं, तो आप इस फ्रेमवर्क्स को कैसे तब्दील करेंगे? इफ यू गो विद दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, आई थिंक देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम। आखिर में मैं ये भी कहूँ, बहुत सी बात हो रही है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर पे, जो इस वक्त डिफेंस एक्सपेंडिचर आईएमएफ ने लिया हुआ है ना, वो मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। वो पिछले साल से 262 अरब ज्यादा तो उन्होंने खुद इनकॉर्पोरेट किया हुआ है बजट के फ्रेमवर्क में। इट इज रिटन इन द एमईएफपी डॉक्यूमेंट्स टेबल, आई थिंक 3 है जिसमें लिखा हुआ है। ये 12% राइज है। इसमें और राइज करने का अभी भी रूम है, मेरा ख्याल है करना पड़ेगा। अगर 400-500 अरब भी राइज करना पड़ा तो कर देना चाहिए, 16-18%। और वो रूम अगेन जो एक्सपेंडिचर कट्स, फिर आपने खुद कहा कि हमने यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा पीएनडी बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा 1.5 लाख नौकरियां बंद कर दी, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा बहुत सी चीजों को मर्ज कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब उसका जो क्वांटिटेटिव टारगेट है वो बजट में दिखाई देना चाहिए। If you approach the budget like this, in 5 minutes, I think we've been able to explain to each other कि ये कितना बड़ा रूम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टैक्स इक्विटी पे है, एक्सपेंडिचर साइड को संभालने पे है, विदाउट हर्टिंग डिफेंस और द प्रोडक्टिविटी और द जिसे कहेंगे डेवलपमेंट बजट। याद रखिए, इस साल डेवलपमेंट बजट 700 अरब का आप खर्च करेंगे, अगले साल आप क्या रख रहे हैं? 1000 अरब। सो आप उसको बढ़ा के रख रहे हैं, चलिए रख लें, पर उसको फिर क्वांटिफाई करें, टारगेटेड ऑन जो प्रोजेक्ट्स नेशनल नेचर के हैं और जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं, उसका फ्लफ खत्म करें। उसका जो फ्यूचर 10, 15, 16 साल पर मुहित प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से निकलें। फिर एडीपीज जो एनुअल डेवलपमेंट बजट में आ रहा है, वो कितना है? वो 2000 अरब का है। अगेन, सो प्रोविंसेस आर फ्लश विद मनी। सो उनको प्रोविंसेस अपने जो एरियाज हैं उन पे कैसे खर्च करती हैं? आई थिंक अगर हम इस ओवरऑल फ्रेमवर्क में चले जाएं, और आखिर में मैं कहता हूं कि आईएमएफ प्राइवेटाइजेशन को जीरो लेता है बिकॉज वो नहीं मानता। आप कुछ रकम प्राइवेटाइजेशन में रखें, चाहे वो पीआईए की हो, चाहे वो कोई और हो, ताकि एक प्रेशर जरूर है। हम तो कह रहे हैं हम 3 डिस्कोस को भी ले जाएंगे, ताकि एक प्रेशर जरूर रहे कि ये काम हमने करना है, और विद इन दिस फिस्कल ईयर वी विल आल्सो सी दिस काइंड ऑफ वर्क। आई थिंक ये एक ओवरऑल जायजा है। और आखिर में सिंप्लीफिकेशन जरूर दिखाएं, बजट को डायरेक्शनली दिखाएं कि आपने सिंप्लीफाई कर दिया है। मेहर का टैक्स रिटर्न एक प्री पॉपुलेटेड रिटर्न में चले गए। नादरा का डेटा, बैंक का डेटा, ट्रैवल का डेटा, टेलीफोन का डेटा, यूटिलिटीज का डेटा, ये सारा डेटा तो मेहर आपका मौजूद है। करना क्या है? इसको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से देखना है दैट यू आर पेइंग द राइट टैक्स। आई थिंक दैट्स आवर बजट स्ट्रेटजी पेपर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद थे, एक ओवरऑल लुक दे रहे थे आईएमएफ के होते हुए भी, आईएमएफ लेड और डिक्टेटेड बजट होते हुए भी बहुत गुंजाइश और रूम मौजूद है कि हम इस्लाहात करें, एक हॉरिजॉन्टल टैक्स स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ें। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। यतीमी, बेसरो समानी, कहत, माजूरी, गहरे जख्म और इन जख्मों से रस्ता खून, बारूद की आग में जुलसते निहत्ते नन्हे जिस्म और तबाहाल घरों में रक्स करती मौत। ये गजा की पट्टी से जुड़े वो अलमनाक हकायक हैं नाजरीन, कि जिन्हें दुनिया टेलीविजन स्क्रीन्स और अखबारात की शह सुर्खियों में गुज़िश्ता 2.5 साल से देख रही है। इट इज़ अ लाइव जेनोसाइड। फ़लस्तीन में इंसानी बहरान अपनी इंतहा को पहुंच चुका है, और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि दुनिया खामोश है। इजरायली फौज अब तक गजा पट्टी के कुल रकबे के 77% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है, और यह कब्जा बराह रास्त जमीनी दरअंदाजी, शहरी इलाकों में काबिज अफवाज की तैनाती और गैर मुनसिफाना जबरी बेदखली की पॉलिसियों और भारी बमबारी के जरिए फलस्तीनी शहरियों को उनके घरों, इलाकों, जमीनों और अमलाक तक रसाई से रोक कर हासिल किया गया है।
और अब से कुछ देर कबल की इतलात आपके सामने रख देते हैं। कतर में हमास और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल एनवॉय टू द मिडल ईस्ट गजा जंगबंदी मुआहिदे मुसवदे पर मुत्तफिक हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक मुजवजा मुआहिदे में 10 इजरायली यरगमालियों की रिहाई के बदले 60 रोजा जंग बंदी शामिल है। मुआहिदे में 2 मराहिल में फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। मुआहिदे के तहत 5 यरगमाली जंगबंदी के पहले रोज और 5 जंगबंदी के 60वें रोज रिहा होंगे, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी मुआहिदे और गजा से इजरायली फौज के इनखला की जमानत देंगे। मुजवजा मुआहिदे में जंगबंदी के पहले रोज से गैर मशरूत इंसानी इमदाद की फराहमी भी शामिल है। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने मुआहिदे का मसवदा मंजूरी के लिए इजराइल को भेज दिया है। दूसरी जानिब गैर मुल्की खबरसार एजेंसी का यह कहना है कि इजराइल ने नई जंगबंदी तजावीज मुस्तरद कर दी हैं। इजरायली हुक्काम का यह कहना है कि कोई भी जिम्मेदार हुकूमत ऐसी तजावीज को कबूल ही नहीं कर सकती। हमास जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं रखती। इजराइल ने 18 मार्च को पहले भी गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा में दोबारा बमबारी शुरू कर दी थी नाजरीन, और आज इजरायली फौज ने यह ऐलान किया है कि वो एक खास मंसूबे पर अमल करते हुए आइंदा 2 माह में मरहलावार गजा की पट्टी पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएंगे। मिलिट्री ऑपरेशन इलाके पर कब्जे के मंसूबे का मकसद हमास के अस्करी ढांचे को खत्म करना और उनकी हुक्मरानी का खात्मा बताया जा रहा है। इस फौजी मंसूबे के तहत गजा से फलस्तीनी आबादी को 3 छोटे इलाकों जनूबी साहिल पर वाक़े मवासी का नया महफूज इलाका, बसती गजा में दीरुल बला और नुसरात का इलाका और गजा सिटी के मरकजी इलाके में मुंतकिल किया जाएगा। अब इजरायली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर का यह कहना है कि एक लामतनाही जंग नहीं है, ये हमास शदीद दबाव में है। उसने अपने ज्यादातर असासे और कमांड सिस्टम खो दिए हैं। इजरायली फौज ने अब तक गजा में 5 डिविजन्स तैनात की हैं और फौज बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है। इजराइल की जानिब से किए गए इन हमलों में 4000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं कि जो मासूम शहरी थे। एंड माइंड यू, ये वो नंबर्स हैं विच हैव बीन ऑफिशियली रिपोर्टेड, जिनकी लाशें मिली हैं। कितने हैं जो अभी भी मलबे तले दबे हैं, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और इनमें अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। गुज़िश्ता रात गजा के स्कूल पर इजराइल ने फजाई हमला किया कि जिसमें बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। कई बच्चे झुलस कर खाक हो गए। स्कूल का तकरीबन आधा हिस्सा नाजरीन तबाह हो गया और अभी भी कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। गजा पर टूटने वाली क़यामत का एक इंतहाई दर्दनाक पहलू अपनों की मैयतें उठाने का है नाजरीन। गजा में अब तक अपना घर छोड़ने वालों की तादाद 20 लाख है रिपोर्टेड। इसमें नस्ब तादाद जो है आधे से ज़्यादा वो बच्चों पे मुश्तमिल है। यूनिसेफ के मुताबिक इनमें तकरीबन जो है वो 17,000 बच्चे वालिदैन के साए से महरूम हो चुके हैं। वालिदैन की आंखों के सामने बच्चों का जख्मों से तड़पना और फिर दूध पीते बच्चों के सामने माओ का शहीद हो जाना, ये बड़े आम मनाजिर हैं। ये इंतहाई करबनाक मंजर किसी क़यामत से कम नहीं है। शुमाली गजा से फ़लस्तीनी लोग जान बचाकर जनूबी हिस्से में पनाह के लिए जा रहे हैं। यूनिसेफ के तर्जुमान जोनाथन क्रिक्स, चीफ ऑफ कम्युनिकेशन एट यूनिसेफ का ये कहना है, उन्होंने गजा का दौरा भी किया है और इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी बच्ची से बात की है कि जिसकी वालदा, वालिद, 2 बहनें और भाई जंग के इब्तदाई हफ्तों में ही बमबारी से हलाक हो गए थे। और जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त वो खानदान के साथ अपने चचा के घर में थी। नाज़रीन, इसकी एक टांग पर बड़ा गहरा जख्म आने के बायस इसे काटना पड़ गया। फिर एक यतीम खाने में यूनिसेफ के नुमाइंदों ने 6 और 4 बरस उम्र के 2 चचाजाद बच्चों से मुलाकात की कि जिनके पूरे खानदान हलाक हो गए। इनमें 4 साल बच्ची अब भी सदमे की कैफियत में है और एक नन्ही बच्ची कि जिसकी पूरी दुनिया उजड़ गई, और एक माँ जो बतौर डॉक्टर जख्मी बच्चों का इलाज कर रही थी। गुज़िश्ता रात अपने ही 9 बच्चे उसने खो दिए। इजरायली हमले के नतीजे में डॉक्टर साहिबा जो हैं द पीडियाट्रिशियन, उनके 9 बच्चे शहीद हो गए। याया, राकान, रसलान, जिब्रान, हव्वा, रवान, सैयदीन, लुकमान, सिद्रा, ये वो मासूम फरिश्ते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनमें से सबसे बड़े बच्चे की उम्र 12 साल है और जब से छोटा जो शहीद हो गया वो 6 माह का था। एंड ऑल द टाइम व्हाइल द मदर वाज अटेंडिंग टू अदर चिल्ड्रन। नाज़रीन, डॉक्टर अंजार को अपने बच्चों की हलाकत की खबर उस वक्त मिली कि जब वो नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जख्मी बच्चों की जानें बचाने की कोशिश में मसरूफ थी। गजा टुडे नाम का एक पॉडकास्ट है, उस पर बात करते हुए जो माहिर अतफाल डॉक्टर आला अंजार की बहन हैं
सहर अल अंजार, उन्होंने ये बताया है कि इजरायली हमले के बाद वो सड़क पर घर की तरफ भागती दौड़ती चली गई ताकि वो आखिरी बार अपने बच्चों को देख सकें, लेकिन हम लाशें नहीं निकाल सके और वो सब के सब टुकड़ों में थे, सब जल चुके थे। गजा में टूटने वाली कयामत का दूसरा पहलू भूख से बिलखते बच्चे और बूढ़े लोग हैं नाजरीन। वो गुज़िश्ता 3 हफ्तों से जो लोग भूखे हैं। फलस्तीनी वजीर सेहत माजिद अबू रमजान का यह कहना है कि हालिया दिनों में गजा में भूख के बायस कम अज कम 29 बच्चे और बुजुर्ग अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि हजारों दीगर अफराद की जानों को शदीद खतरात लाहक हैं। आलमी इदारे सेहत ये खदशा जाहिर कर चुका है कि इजराइल ने गुज़िश्ता 11 हफ्तों से गजा का मुहासरा कर रखा है और अगर गजा तक अब भी एड और इमदाद ना पहुंची तो 14,000 नौमौलूद बच्चे जान की बाजी हार जाएंगे। अलमिया यह है कि गजा के 36 में से सिर्फ 7 अस्पताल ही, और वो भी माइंड यू जुजवी तौर पर काम कर रहे हैं और 90% से जायद तिब्बी साजो सामान खत्म हो चुका है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में इजरायली फोर्सेस की बर्बरियत के नतीजे में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 54,000 फलस्तीनी शहीद और 1,20,000 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इन जख्मियों में वो लोग भी शामिल हैं नाजरीन के जो ताहयात अपाहज हो चुके हैं, चलने फिरने से माजूर हो चुके हैं और ज़हनी तवाज़ुन भी खो बैठे हैं। इरहानकुन तौर पर गजा पट्टी पर हमले के तमाम वजूहात की जो इजराइल की जानिब से दुनिया को बताई गई हैं वो बेबुनियाद और झूठी साबित होती चली जा रही हैं। इजराइल का यूरोपियन अस्पताल में हमास के कमांड सेंटर का दावा भी झूठा निकला है। बरतानवी और तुर्क टीवी ने तहकीकात से यह साबित कर दिया है कि इजराइल ने नक्शे में अस्पताल के साथ जो हमास की सुरंग बताई है वो जगह और धमाके के निशाना बनने वाला अस्पताल जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। नाज़रीन, गजा की पट्टी से जुड़ा एक और अलमिया दुनिया भर के ताकतवर मुतवस्सत हत्ता के मुस्लिम ममालिक का फलस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम पर वो रद्द अमल है कि जो फकत चंद अल्फाज तक महदूद रहा है। मगर एक मुस्बत बात यह है कि इस रद्द अमल में कदरे शिद्दत दिखाई दे रही है। इजराइल के लिबरल रोजनामे हैरिट्स ने एक शय सुर्खी लगाई है कि सफारती सुनामी करीब आ रहा है। इस तहरीर में गजा में इजराइल के मुकम्मल पागलपन के खिलाफ यूरोप की मुमकिन कार्रवाई के बारे में भी खबरदार किया गया है। गजा में इजराइल के इकदाम की बैनुल-अक़वामी सतह पर मजम्मत से लेकर वाशिंगटन में इजरायली सफारत खाने के 2 नौजवान के कत्ल तक सफारती हमले कई शक्लों में सामने आए हैं कि जिनमें से कई गैर मुत्तवक्के थे। नाज़रीन, आज स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में आला सतह के इजलास में ये यूरोपियन और अरब ममालिक और साथ ही आलमी तंजीमों ने इजराइल के गजा पर हमलों को रोकने और इस पर पाबंदियां लगाने, इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने और 2 रियासती हल के लिए अमली इक़दाम पर गौर किया है। और ये इजलास जो है वो मैड्रिड ग्रुप का 5वां इजलास था कि जिसमें 20 ममालिक और अरब लीग, OIC समेत दीगर आलमी इदारों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इजलास से कबल स्पेन के वजीर खारजा जोसे मैनुअल ने बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि दुनिया को अब फैसला कौन इक़दाम करने होंगे ताकि गजा में जारी इंसानी बहरान को रोका जा सके। यूरोपियन यूनियन ने इजराइल के साथ अपने ताउन के मुआहदे पर नजरसानी का ऐलान किया है। नाज़रीन, इस फैसले की वजह गजा में जारी शदीद इंसानी बहरान और 3 माह से इमदाद की बंदिश है, विच नोबडी कैन नो लॉन्गर डिनाई। जर्मन नायब वजीर खारजा ने भी जंगबंदी की फौरी जरूरत पर जोर दे दिया है और साथ ही कहा है कि मौजूदा सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। इट इज इनटॉलरेबल। उन्होंने कहा है कि जर्मन खारजा पॉलिसी की तरजीह और प्रायोरिटी अब इस जंग का खात्मा और सफारती राह हमवार करना है। इजलास का मकसद 17 जून को न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के 2 रियासती हल पर आलमी कॉन्फ्रेंस के लिए माहौल तैयार करना भी था, जिसकी मेजबानी फ्रांस और सऊदी अरब करेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वजीर खारजा अल-बारिस का भी ये कहना है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से पहले इस अमल को तक़वियत देना चाहते हैं ताकि दुनिया फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करे। गुज़िश्ता इजलास में मिस्र, अर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, नॉर्वे और आयरलैंड ने शिरकत की थी, जिनमें से मुतअद्दिद ममालिक पहले ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। यूरोपियन मुल्क माल्टा ने अगले माह फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर रिकग्नाइज और तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है और माल्टा के वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबेला ने भी अपने खिताब में यह कहा है कि हम गजा में जारी इंसानियत सोज अलमिये पर खामोश तमाशाई
नहीं बन सकते। फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करना ना सिर्फ हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है बल्कि इंसाफ और इंसानी वक़ार के तकाज़ों की भी ऐन मुताबिक है। इससे कबल इसराइल के खिलाफ बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने एक मुश्तरका बयान जारी किया था कि जिसमें गजा में उसके बदतरीन इक़दामात की मजम्मत की गई थी। तीनों ममालिक ने खबरदार किया था कि अगर इसराइल ने अपनी नई फौजी कार्रवाई जारी रखी और इंसानी इमदाद पर आयद पाबंदियां उठाने में नाकाम रहा तो मजीद ठोस इक़दामात के इम्कानात भी हैं। हैरान कुन तौर पर बरतानिया के वजीर आजम जो इसराइल का दिफा करते आए हैं और बड़ा अनअपोलोजेटिकली और डंके की चोट पर करते आए हैं, उनका कहना था कि मैं बगैर एलियत के ज़ायनिज़्म की हमायत करता हूं कि जिन्हें गुज़िश्ता साल गजा में जंग बंदी का मुतालबा करने में भी हिचकिचाहट पर लेबर पार्टी में ही सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा था। आज उनका मौक़िफ़ यह है कि गजा में मासूम बच्चों की तकलीफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है। बयानबाजी काफ़ी नहीं है। यू सी द 180 डिग्री चेंज। पूरी दुनिया के अंदर ये चेंज अब दिखाई दे रहा है, जबकि आज बरतानिया और आयरलैंड की फिल्म, टीवी और तख्लीकी इंडस्ट्री से मुंसलिक 116 तख्लीककारों का भी ये कहना है कि बरतानवी वजीर आजम गजा में जारी मजालिम के खिलाफ खड़े हो जाएं। हमायत में सिर्फ बयान काफ़ी नहीं है, हमें इक़दामात देखने हैं, एक्शंस देखने हैं। बरतानवी वजीर आजम के नाम लिखे गए इस खुले ख़त में गजा में बरतानवी इज्जा से जो तैयार करदा 2000 पाउंड बम था, उस बम को गिराने का भी जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। आपकी हुकूमत गजा में जारी नस्लकुशी रुकवाने में नाकाम रही है। बरतानिया से आलमी फौजदारी अदालत की तहकीकात में ताउन करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। हमने इंसानियत को करबनाक हालात से गुजरते देखा है नादरीन, अपनी आंखों से देखा है। यू एंड आई माइट बी दैट जनरेशन विच हैज सीन अ जेनोसाइड प्ले आउट लाइव इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। We are also that generation जिसने इस जेनोसाइड के ऊपर पूरी दुनिया की खामोशी देखी है, इनसेंसिटिविटी और एपैथी देखी है। हम बतौर इंसान और मुसलमान अल्लाह की अदालत में कैसे हाजिर होंगे, ये वो सवाल है कि हमें रोज़ जो अपने से पूछना चाहिए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के अहम तरीन केस की बराह रास्त पहली समात में आज अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी गई मखसूस नशिस्तों पर सवालात उठा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं और जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो इसमें आज़ाद लोग कैसे शामिल हो सकते हैं। आज़ाद उम्मीदवार अगर पीटीआई में रहते तो आज मसला ना होता। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की सियासत और सियासी कद से जुड़े इस अहम तरीन केस में आखिरी मरहले में ये दाखिल होता हमें दिखाई दे रहा है और मखसूस नशिस्तों का ये मुकदमा गुज़िश्ता साल आम इंतखाबात के बाद उस वक्त से अदालती फोरम पर मौजूद है कि जब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान असेंबली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 80 अरकान के तनासुब से रिजर्व सीट्स का मुतालबा कर दिया, मगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने भी इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक करते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त खारिज कर दी, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा। जजेस कमेटी ने फुल कोर्ट तश्कील दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में रिजर्व सीट्स का ये मुकदमा सुना गया और इसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर भी की जाती रही। 9 समातों के बाद फुल कोर्ट ने अपना फैसला महफूज किया। 12 जुलाई 2024 को फैसला जारी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स का हकदार करार दे दिया गया। 13 जजेस में से 8 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को कलअदम करार दे दिया गया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान ना होने या ना देने से किसी सियासी जमात की कानूनी हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ता। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा तफसीली फैसले में 8 जज साहिबान ने यह अहकामात जारी किए कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने नजरसानी की अपीलें दायर कर दी और साथ ही हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक कानून साजी करते हुए इलेक्शन एक्ट 2024 पास कर दिया, यानी कि तहरीक इंसाफ को अदालती हुक्म के तहत मिलने वाली मखसूस नशिस्तें फिर उसे ना मिल सकी।
इस बिल में यह कहा गया कि इंतखाबी निशान के हसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना करवाने वाला उम्मीदवार आजाद तस्वर होगा। मुकर्रर मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ना करवाने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी और किसी भी उम्मीदवार की जानिब से मुकर्रर मुद्दत में एक मर्तबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिले तनसीख होगा। और अगर किसी सियासी जमात ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा ना करवाई हो तो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकेंगी। गोया हुकूमत ने कानून साजी के जरिए अदालती फैसले पर अमल दरामद ना करने का बंदोबस्त कर लिया और फिर 26वीं आईनी तरमीम भी हुई, अदालती हैयत भी तब्दील हुई, नए आईनी बेंच भी तश्कील हुए। सियासत की इस जंग में मखसूस नशिस्तों का यह केस इसलिए भी अहम है कि अगर फैसला पीटीआई के हक में हो जाता है तो तहरीक इंसाफ को 22 कौमी असम्बली और 55 सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी और इससे ऑपोजिशन की जमात असम्बलियों में अक्सरियत में आ जाएगी। अहम तरीन इस केस में हुकूमती नजरसानी की दरख्वास्तों पर अब सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने हुक्म दिया था कि इस केस की बराह रास्त कार्रवाई दिखाई जाए और आज पहली बराह रास्त समाअत दिखाई गई और दौरान समाअत वकील मखदूम अली खान ने यह नुक्ता उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुताबिक आजाद उम्मीदवार उनके साथ शामिल हो गए थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। वकील ने अदालत से अर्ज की कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने खुद आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दौरान समाअत आजाद अरकान के तहरीक इंसाफ में जाने की बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने पर ताज्जुब का इजहार किया और यह भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन खुद भी पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ते तो मसला ही ना होता। नाजरीन, दौरान समाअत जस्टिस शाहिद बिलाल ने मखदूम अली खान से यह इस्तफसार किया कि क्या पीटीआई मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक थी और क्या जो जमात फरीक ना हो उसे नशिस्तें दी जा सकती हैं। वकील ने अर्ज की कि जो सियासी जमात फरीक ही ना हो उसे नशिस्तें नहीं मिल सकती और जस्टिस याया अफरीदी ने भी यही कहा कि पीटीआई केस में फरीक नहीं थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने मखदूम अली खान को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने रिजर्व सीट्स का मुतालबा किस बुनियाद पर किया है। मखदूम अली खान ने अर्ज की कि अक्सरियती फैसले में 39 लोगों को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर किया गया और 41 लोगों को वक्त दिया गया कि वो 15 दिन में किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर लें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए और कहा कि मेरे फैसले में 39 लोगों को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर करके नशिस्तें देने का कहा गया था। कोई फॉर्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुन लिया जाए। नाज़रीन, अहम तरीन केस है और अहम तरीन सियासी असरात मुरत्तब होंगे। लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं आप इन प्रोसीडिंग्स को। आज के लिए इजाजत दीजिए। I'll see you all tomorrow. Good night. अल्लाह हाफिज।